हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। बीएड फर्स्ट ईयर में फर्स्ट पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में हमारी यूनिट 4 चल रही थी। यूनिट 4 में व्यक्तित्व से संबंधित बातें हम पढ़ रहे थे। उसी सीक्वेंस में आज हमारा टॉपिक है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। फ्रायड द्वारा प्रस्तुत व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ये सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने दिया। इन्होंने अपने सिद्धांत को समझाने के लिए मन के 3 स्तर बताए हैं। जिसमें पहला है चेतन मन, दूसरा है अर्ध चेतन या पूर्व चेतन, और तीसरा है अचेतन मन। चेतन मन। चेतन मन का संबंध मनुष्य की पूर्णतः जागृत अवस्था से होता है। चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉन्शियस माइंड, अर्थात इसका संबंध मनुष्य की पूर्णतः जागृत अवस्था से है। इसमें ऐसी अनुभूतियां व संवेदनाएं आती हैं जो मनुष्य जानबूझकर करता है। ऐसा व्यवहार मनुष्य द्वारा किए गए व्यवहार का मात्र 10% होता है। चेतन मन कितना होता है? चेतन मन 10% होता है। और चेतन मन, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, चेतन अवस्था में, कॉन्शियस माइंड, चेतन अवस्था में, अर्थात इसमें वे सभी क्रियाएं आती हैं जो मनुष्य जानबूझकर करता है। अर्ध चेतन मन या पूर्व चेतन मन, इसमें ऐसी अनुभूतियां या संवेदनाएं आती हैं जिनका संबंध पूर्णतः न तो चेतन मन से होता है और न ही पूर्णतः अचेतन मन से होता है, अर्थात दोनों के बीच का होता है। ना तो इसका संबंध पूरी तरीके से चेतन मन के साथ होता है और ना ही पूर्णतः अचेतन मन के साथ इसका संबंध होता है। अर्थात आवश्यकता पड़ने पर मनुष्य प्रयास द्वारा उन्हें पुनः पूर्व चेतन या अर्ध चेतन मन से चेतन मन में लाता है। ऐसा मन जिसमें याद होते हुए भी याद ना आए कोई भी चीज़, पर जब मन पर ज़्यादा जोर दिया जाए तो याद आ जाता है, अर्थात अर्ध चेतन मन ऐसा मन होता है जिसका संबंध ना तो पूर्णतः चेतन मन से होता है और ना ही अचेतन मन से होता है। अर्ध चेतन अवस्था में होता है कि कुछ याद नहीं है ऐसा लगता है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है या दिमाग पे जोर डाला जाता है तो वह चीज़ याद आ जाती है, तो वह होता है अर्ध चेतन मन। तीसरा है अचेतन मन, जो मन चेतना में नहीं होता है, अनकॉन्शियस माइंड जिसे कहा जाता है, अर्थात जो मन चेतना में नहीं होता है, दुखी, दंभित इच्छाओं का भंडार होता है। इसमें वे अनुभूतियां या संवेदनाएं आती हैं जो घृणित, असामाजिक एवं अनैतिक होती हैं, जिन्हें सामान्य दैनिक जीवन में पूरा नहीं किया जा सकता है। इस कारण इन्हें चेतन मन से हटाकर अचेतन मन में दबा दिया जाता है, जहाँ ये पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होती हैं लेकिन कुछ समय के लिए दब जाती हैं। तो फ्रायड द्वारा प्रस्तुत व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। फ्रायड ने कौन सा सिद्धांत दिया है या मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया है? सिगमंड फ्रायड ने दिया है। और इन्होंने अपने सिद्धांत को समझाने के लिए
मन के 3 स्तर बताए गए हैं, चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। चेतन मन में 10% भाग होता है, इसे कॉन्शियस माइंड कहा जाता है। इसमें वे सभी क्रियाएं या अनुभूतियां आती हैं जो मनुष्य जानबूझकर करता है। अर्धचेतन मन में ऐसी अनुभूतियां या क्रियाएं आती हैं जिनका संबंध पूर्णतः न तो चेतन मन से होता है और न ही अचेतन मन से होता है। इसमें कुछ याद नहीं होता है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर या दिमाग पर जोर डालने पर वह चीज़ वापस या मन पर जोर डालने पर वह चीज़ याद आ जाती है, वह होता है अर्धचेतन मन। तीसरा है अचेतन मन, जो मन चेतना में नहीं होता है। इसके अंदर घृणित, असामाजिक, अनैतिक संवेदनाएं या अनुभूतियां होती हैं जिन्हें हम दैनिक जीवन में पूरा नहीं कर सकते हैं, इसलिए इन्हें चेतन मन से हटाकर अचेतन मन में दबा दिया जाता है। अब है मन की तुलना फ्रायड ने इस आधार पर बर्फ से करके बताई है। फ्रायड ने मन की तुलना बर्फ से की है। जैसे बर्फ को अगर पानी में डालते हैं तो इसका 90% भाग पानी में तथा 10% भाग है वह बाहर रहता है। इसी प्रकार से 90% भाग जो मन का है वह अनकॉन्शियस अचेतन मन होता है और 10% भाग है वह चेतन अर्थात कॉन्शियस स्टेज या अवस्था में रहता है। चेतन और अचेतन के बीच की अवस्था होती है वह अर्धचेतन अवस्था होती है। तो फ्रायड ने मन की तुलना किससे की है? बर्फ से की है कि जैसे एक पानी का ग्लास लेते हैं और अगर उसमें बर्फ का एक टुकड़ा डालते हैं या बर्फ का एक छोटा पीस डालते हैं तो वह 90% बर्फ के अंदर रहता है और जरा सा देखना वह पानी के ऊपर तैरता है। तो वही है कि 90% मन जो होता है वह हमारा अनकॉन्शियस 90 अचेतन अवस्था में होता है और 10% भाग है वह चेतन अवस्था में होता है। अब है फ्रायड के सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व की संरचना। फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व की संरचना, यदि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का ज्ञान प्राप्त हम करना चाहते हैं तो उसके किसी व्यवहार या प्रवृत्ति को उसके व्यक्तित्व की समग्रता के संबंध में समझने का प्रयास करना चाहिए। फ्रायड के अनुसार मानसिक संरचना में इदम, अहम, पराअहम, इड, ईगो, सुपर ईगो 3 मुख्य भाग हैं जो अनवरत रूप से संघर्षशील रहते हैं। इदम और पराअहम में विरोध रहता है क्योंकि इदम का कार्य होता है वह सुख खोजना होता है और तनाव कम करने की दृष्टि से यह दुख से दूर रहता है। इससे व्यक्ति और पर्यावरण के मध्य संघर्ष रहता है। फ्रायड के अनुसार उन्होंने व्यक्तित्व संरचना, फ्रायड पहला व्यक्ति था जिन्होंने आत्म या व्यक्तित्व की प्रकृति को वैज्ञानिक रूप से समझाया। तो व्यक्तित्व की प्रकृति को वैज्ञानिक रूप से समझाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? सिगमंड फ्रायड। उसके विचार में व्यक्तित्व अनेक संग्रहित तत्वों का एक पुंज होता है। फ्रायड के अनुसार मानव व्यक्तित्व की संरचना का निर्माण इदम, अहम, पराअहम से होता है और ये तीनों इड, ईगो, सुपर ईगो वे व्यक्तित्व की संरचना को गतिशीलता प्रदान करते हैं। फ्रायड ने इनको व्यक्तित्व का गतिशील पक्ष माना है। किसको? इड, ईगो, सुपर ईगो। सबसे पहला है इद, इदम। यह सुखवादी सिद्धांत पर आधारित होता है, अचेतन मन से जुड़ा हुआ होता है। देखिए सबसे पहला है, 3 बताए हैं इन्होंने, इदम, अहम, पराअहम। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इदम। तो इदम है वह
सुखवादी सिद्धांत पर आधारित होता है, अचेतन मन से जुड़ा हुआ होता है, इदम पार्श्विक प्रवृत्ति से जुड़ा है, इद ईगो अहम द्वारा नियंत्रित होता है। इद और ईगो किसके द्वारा नियंत्रित होता है? अहम के द्वारा। यह जन्मजात है और सुख के सिद्धांत पर आधारित है। इदम क्या है? इदम जन्मजात है और सुख के सिद्धांत पर आधारित है। शुभ और अशुभ में भेद करने में अक्षम है। इसका मुख्य कार्य पार्श्विक स्तर पर मानसिक शक्तियों को संचालित करना है। इदम से प्रेरित होकर व्यवहार तनाव का परिणाम होता है, जिसे फ्रायड ने भग्नाशा कहा है। यह केवल मानस की आत्मसात वास्तविकता का ज्ञान रखता है, अर्थात व्यक्तित्व के विकास के विभिन्न स्तरों पर काम भावना की संतुष्टि एवं प्रकाशन हेतु व्यक्ति को संघर्ष एवं तनाव का सामना करना पड़ता है। वास्तव में इदम अचेतन मन है, जिसमें मूल प्रवृत्तियां और नैसर्गिक इच्छाएं रहती हैं जो शीघ्र तृप्ति चाहती हैं। सेकंड है अहम। इदम का संबंध किससे था? अचेतन मन से। और अचेतन मन में क्या होता है? अचेतन मन में हमने पहले पढ़ा है, अचेतन मन में असामाजिक, घृणित और अनैतिक अनुभूतियां या संवेदनाएं होती हैं, जिन्हें हम दैनिक जीवन में पूरा नहीं कर सकते हैं। इसलिए इन्हें कहाँ रख दिया जाता है? चेतन मन से हटाकर अचेतन मन में दबा दिया जाता है। अब दूसरा है अहम, ईगो। इसमें वास्तविकता होती है। यह अर्धचेतन मन से जुड़ा होता है। इसमें उचित अनुचित का ज्ञान होता है। यह मानवतावादी से संबंधित होता है। चेतना, इच्छा शक्ति, बुद्धि तथा तर्क है। अहम आत्मसात वास्तविकता तथा बाह्य पर्यावरण से संबंधित वस्तुओं में विभेद करने की क्षमता रखता है, अर्थात वास्तविकता के सिद्धांत से चालित होता है। अहम आवश्यकता की संतुष्टि की योजना का निर्माण करता है तथा उसका कार्यान्वयन करता है और क्रियान्वयन में वास्तविकता के सिद्धांत का ध्यान रखता है। वास्तव में अहम व्यक्तित्व का कार्यवाहक है। यह इदम और पराहम दोनों के मध्य समन्वय स्थापित करता है। तनाव से मुक्ति पाने में यह यथार्थ के मार्ग का चयन करता है, इदम पर अंकुश रखता है और नियम विरुद्ध कार्यवाहियों को नियंत्रण रखता है। अर्थात इदम पर अंकुश रखता है और इदम किससे जुड़ा हुआ होता है? इदम अचेतन मन से जुड़ा हुआ होता है और अहम जो है वह अर्धचेतन मन से जुड़ा हुआ होता है। तीसरा है पराहम, पराअहम, सुपर ईगो। यह आदर्शवादी सिद्धांत है। यह ईगो पर नियंत्रण रखता है। यह पूरी तरह सामाजिकता एवं नैतिकता पर आधारित है। यह चेतन मन से जुड़ा हुआ होता है। यह किससे जुड़ा हुआ होता है? चेतन मन से जुड़ा हुआ होता है। मानसिक संरचना का तृतीय भाग पराअहम है। यह पूर्ण रूप से नैतिक एवं आदर्शात्मक अभिकरण है जो समाज द्वारा अधिकृत एवं स्वीकृत नैतिक सूत्रों के अनुसार कार्य करता है। यह अभिभावकीय प्रभावों एवं सामाजिक आदर्शों के मध्य अंतर संबंध स्थापित करता है, अर्थात जिस व्यक्ति का पराअहम जितना अधिक विकसित होगा, अर्थात जिस व्यक्ति का पराअहम जितना अधिक विकसित होगा, वह व्यक्ति बुरे आचरणों व लोभों का
संवरण करने में उतना ही अधिक सक्षम होगा। जैसे चोरी न करना, झूठ न बोलना। इस प्रकार यह सामाजिकता एवं पूर्णता को खोजता है, आदर्शतात्मक होता है, क्योंकि इसका संबंध किससे होता है? चेतन मन से होता है। और चेतन मन में क्या होता है कि व्यक्ति जो भी अनुभूतियां या जो भी उसकी संवेदनाएं होती हैं, जो भी कार्य करता है, वह जानबूझकर करता है, अतः यह बुरे आचरणों से दूर होता है। तो हमने पढ़ा कि फ्रायड ने मन को 3 अवस्थाओं में बताया है: चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। चेतन मन जागृत अवस्था होती है, जानबूझकर कार्य करता है, और यह मनुष्य द्वारा किए गए व्यवहार का मात्र 10% होता है। दूसरा हमने पढ़ा अर्धचेतन मन, जो चेतन मन और अचेतन मन के मध्य की अवस्था होती है। इसमें ऐसी अनुभूतियां या संवेदनाएं होती हैं जो कुछ समय बाद पूर्व चेतन मन में चली जाती हैं और वापस जोर डालने पर पुनः याद आ जाती हैं। और अचेतन मन में ऐसी अनुभूतियां या संवेदनाएं होती हैं जो घृणित होती हैं, असामाजिक होती हैं, अनैतिक होती हैं, जिन्हें चेतन मन से हटाकर अचेतन मन में दबा दिया जाता है। फ्रायड के सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व की संरचना, उन्होंने व्यक्तित्व का गतिशील पक्ष से वह 3 संरचनाओं पर बताया है: इदम यानी कि ईगो और सुपर ईगो। इदम जन्मजात होता है। इसका संबंध आनुवंशिकता से होता है। व्यक्तित्व में जितने भी जन्मजात या शारीरिक गुण होते हैं उनका संबंध इदम से होता है। इदम का संबंध अचेतन मन से होता है। तो इदम में जो विशेषताएं होंगी वह अचेतन मन से जुड़ी हुई विशेषताएं होती हैं, और यह जन्मजात होता है। इसमें जो भी शारीरिक और जन्मजात गुण होते हैं इसका संबंध आनुवंशिकता से होता है। दूसरा है अहम। अहम मानव व्यक्तित्व का दूसरा तत्व है। अहम का विकास इदम से होता है। इदम का वह रूप जो बाह्य जगत के संपर्क में आता है उससे ही अहम का विकास होता है, ईगो का विकास होता है। अहम की पहली विशेषता है कि वह सहज गतियों पर नियंत्रण रखता है। अहम सहज गतियों पर नियंत्रण रखता है। मानव शरीर में अनेक सहज गतियां होती हैं, पर जिन पर नियंत्रण कौन रखता है? अहम रखता है। अहम की दूसरी विशेषता है मानव शरीर को हानिकारक प्रभावों से बचाता है, अर्थात इसका कंट्रोल किस पर होता है? अचेतन मन पर इसका कंट्रोल होता है। तो इसकी विशेषताओं में पहली विशेषता है कि यह सहज गतियां होती हैं मानव की जो भी, उन पर नियंत्रण रखता है, और दूसरा है कि मानव को हानिकारक प्रभावों से बचाता है। इस हेतु अहम अपने पूर्व अनुभवों से लाभ उठाता है। फिर तीसरा है सुपर ईगो। यह तीसरा भाग है। परा अहम का संबंध नैतिक मूल्यों व आदर्शों से होता है। परा अहम का विकास बालक में बाल्यावस्था से ही होने लगता है। जब व्यक्ति में परा अहम का विकास होता है तो वह आदर्शवादी और नैतिक जीवन व्यतीत करने लगता है। परंतु यदि परा अहम का विकास अत्यधिक हो जाता है तो व्यक्ति अत्यधिक आदर्शवादी और नैतिक जीवन व्यतीत करना चाहता है, परंतु व्यवहारिक रूप से समाज में अत्यधिक आदर्शवादी व नैतिक जीवन व्यतीत करना संभव नहीं होता है। अतः जो हमने पहले पढ़ा है सेकंड, अहम का कार्य है कि वह परा अहम पर भी नियंत्रण
रखे। तो अहम है वह इदम और ईड और सुपर ईगो पर नियंत्रण रखता है, क्योंकि यदि ईदम पर वह नियंत्रण नहीं रखेगा तो ईदम में कौन सी अनुभूतियां या संवेदनाएं होती हैं जो अचेतन मन से जुड़ी हुई होती हैं, जो घृणित होती हैं, जो हम नहीं पूरी कर सकते हैं, असामाजिक या अनैतिक जो संवेदनाएं होती हैं वो होती हैं, तो उन पर भी अहम कंट्रोल करता है। और दूसरा है परा अहम पर कंट्रोल करना, क्योंकि परा अहम होता है वह चेतन मन से जुड़ा हुआ होता है, चेतन अवस्था में कार्य करता है, और नैतिकता व आदर्शवादिता से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन आज समाज में अत्यधिक आदर्शवादी और नैतिकता से संबंध रखने वाला व्यक्ति भी अच्छे ढंग से या सही तरीके से या व्यवहारिक रूप से समाज में जीवन व्यतीत करना उसका संभव नहीं होता है। इसलिए उस पर भी वह कंट्रोल रखता है कि वह अत्यधिक आदर्शवादी व नैतिक जीवन व्यतीत करने के लिए आतुर न हो। जिस प्रकार अहम ईदम की घृणित अनैतिक असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है, उसी प्रकार अहम पराअहम वे अत्यधिक आदर्शवादी व नैतिक स्वरूप पर भी नियंत्रण रखता है। पराअहम के द्वारा नैतिक मन तथा धारणा विकसित होती है। ये समाज विरोधी कार्यों पर नैतिक बंधन लगाता है। पराअहम का मानव व्यक्तित्व में वही स्थान है जो मानव समाज में माता पिता और शिक्षक का है, कि वह उन्हें सही बताता है कि आपको कौन सा कार्य किस ढंग से किस सीमा तक करना है। फ्राइड के अनुसार जिन व्यक्तियों का अहम शक्तिशाली होता है उनका व्यक्तित्व भी संतुलन और समायोजित होता है, क्योंकि अहम इदम और पराअहम के बीच संतुलन बनाए रखता है। और जिन व्यक्तियों का अहम कमजोर होता है उनका व्यक्तित्व असंतुलित और कुसमायोजित होता है, क्योंकि अहम इन व्यक्तियों के इदम और पराअहम के बीच संतुलन स्थापित नहीं कर पाता है। तो फ्राइड का मानना है कि व्यक्तित्व के निर्माण के लिए उन्होंने 3 तत्व जो बताए हैं, व्यक्तित्व की संरचना को जो गतिशीलता प्रदान करते हैं, जो गतिशील पक्ष हैं, वह है इदम, अहम और पराअहम। तो उन्होंने कहा है कि यदि व्यक्ति का अहम प्रभावशाली है तो वह इदम जो अचेतन मन से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वह उसमें होती हैं, और पराअहम जो चेतन मन से जुड़ी हुई, जो नैतिकता से जुड़ी हुई, आदर्शवादिता से जुड़ी हुई होती हैं, इन दोनों में सामंजस्य स्थापित करता है, दोनों पर नियंत्रण रखता है, तो उसका व्यक्तित्व अच्छा होता है या प्रभावशाली होता है। और जिनका अहम शक्तिशाली नहीं होता है तो या तो उसमें इदम की विशेषताएं जो है वह ज़्यादा प्रकट हो जाती हैं तो वह असामाजिक कार्य करता है, या फिर इदम की ज़्यादा हो जाती हैं तो वह अत्यधिक आदर्शवादिता तथा नैतिकता से संबंध रखता है, जो आज व्यवहारिक रूप से समाज में जीवन व्यतीत करना उसका संभव नहीं हो पाता है। अतः एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए, प्रभावशाली व्यक्तित्व के लिए व्यक्ति में अहम शक्तिशाली होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।